को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीकोड के संडे एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लद्दाख हिंसा मामले में सोनम वांगचुक को एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत इस हफ्ते गिरफ्तार कर लिया गया। सोनम वांगचुक पर लद्दाख में हिंसा को भड़काने का आरोप है और आपको याद होगा डीकोड में हमने सबसे पहले आपको बताया था कि सोनम वांगचुक के बैंक अकाउंट्स में क्या क्या गड़बड़ियां हैं और विदेशी फंडिंग उन्हें कैसे और कहां से आ रही है और इसकी जानकारी उन्होंने छिपाने की कोशिश की। पिछले कुछ वर्षों में सोनम वांगचुक की एक ऐसी छवि बनाई गई जिससे लगता था कि वो एक महान समाज सुधारक हैं, वो दुनिया के सबसे ईमानदार व्यक्ति हैं और वो तो कभी कोई गलती कर ही नहीं सकते। इसलिए आज उनका असली चेहरा हम देश के सामने रखेंगे। उत्तर प्रदेश के बरेली में आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर इस हफ्ते मुस्लिम समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद एक भारी भीड़ सड़कों पर उतर आई और उन्होंने पुलिस पर फायरिंग पथराव किया। हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को भी भीड़ पर लाठी चार्ज करना पड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आई लव मोहम्मद के नाम पर आखिर पत्थर क्यों बरसाए जा रहे हैं। यह विवाद सबसे पहले कानपुर में हुआ और अब धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा है, इसलिए आज इसे भी हम आपके लिए डिकोड करेंगे। और आखिर में हम MiG-21 फाइटर जेट की ऐतिहासिक विदाई का आपके लिए विश्लेषण करेंगे। 62 वर्षों तक भारत की सुरक्षा करने के बाद इस हफ्ते MiG-21 रिटायर हो गया। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे रिटायर होने के बाद भी MiG-21 हमेशा वीरता, साहस और देशभक्ति का प्रतीक बना रहेगा और आज MiG-21 अपनी कहानी आपको खुद सुनाएगा। तो डिकोड की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से करते हैं। सोनम वांगचुक को एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। 24 सितंबर को आपको याद होगा लेह में एक हिंसक झड़प हुई थी। लेह में हिंसा फैल गई थी, आगजनी हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी और इसमें 4 लोगों की मौत भी हो गई थी और 70 लोग इसमें घायल हुए थे। ये तस्वीरें उसी दिन की हैं जो आप देख रहे हैं। उस दिन लेह जल रहा था। 25 सितंबर को डिकोड में हमने सोनम वांगचुक के पूरे वित्तीय लेन देन से जुड़ी गलतियों का खुलासा आपके सामने किया था। हमने आपको बताया था कि सोनम वांगचुक जो पैसे का लेन देन कर रहे हैं अपनी अलग अलग एनजीओज में, अपने पर्सनल अकाउंट में, अपनी कंपनियों में, ये पैसा विदेश से आ रहा है। कौन कौन सी जानकारियां उन्होंने छुपाई हैं और आप देखिए कल रात को इसी शो डिकोड में हमने आपको जो बताया सोनम वांगचुक के बारे में और उसके तुरंत बाद आज सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। आज हम पूरे सबूतों के साथ आपको यह दिखाने वाले हैं कि कैसे लद्दाख की यह हिंसा पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी। सोनम वांगचुक पर स्कूल, चैरिटेबल ट्रस्ट और अपनी कंपनी के जरिए गैर कानूनी तरीके से पैसे के लेन देन के आरोप लगे हैं। सोनम वांगचुक की एक संस्था है जिसका नाम है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख। इस ट्रस्ट के बैंक खातों में वर्ष 2023 और 24 में 6 करोड़ रुपए जमा हुए। फिर अगले साल 2024 और 25 में 15 करोड़ से ज्यादा पैसा जमा हुआ और यह पैसा देश और विदेश दोनों से आ रहा था। सोनम वांगचुक की एक और कंपनी है जिसका नाम है शेशियोन इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी में दूसरे ट्रस्ट से 6.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। यानी इन्हीं का एक ट्रस्ट है, इन्हीं की एक कंपनी है, इनके एक ट्रस्ट से इनकी दूसरी कंपनी में 6.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो जाते हैं। सोनम वांगचुक ट्रस्ट में लेते हैं और फिर अपनी प्राइवेट कंपनी में जमा कर देते हैं। तो ये हमने जो अभी क्लिप दिखाई, ये वीडियो जो आपको दिखाया, ये हमारे कल रात के शो का वीडियो था। बहुत सारे लोगों को कल रात हमारी ये सारी बातें बड़ी चुभ रही थी। कई लोगों ने कहा कि सोनम वांगचुक को बदनाम किया जा रहा है और ये कागज़ों के आधार पर, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, सबूतों के आधार पर हमने ये रिपोर्ट कल आपके सामने पेश की थी। हमने आपको बताया था कि सोनम वांगचुक कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ कर रहे हैं, कहाँ से उनके बैंक अकाउंट्स में पैसा आ रहा है और ये सब कुछ गैर कानूनी है। आज भी सोनम वांगचुक को बचाने वाले लोगों की संख्या काफी है।
बहुत सारे लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि सोनम वांगचुक ऐसा कैसे कर सकते हैं, और उन्हें लेकर आम लोगों के मन में यही भावना है कि वो तो कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। वो एक महान समाज सुधारक हैं और गांधीवादी विचारधारा को मानते हैं। दरअसल ये सोच पीआर और मार्केटिंग के जरिए बनाई गई है। ये सोच सोशल मीडिया के जरिए बनाई गई है। पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे वीडियो शेयर किए गए जिनसे सोनम वांगचुक की छवि ऐसी बन गई कि वो दुनिया के शायद सबसे ईमानदार व्यक्ति हैं। वो लद्दाख के लोगों की भलाई के लिए हमेशा काम करते हैं और उनके मन में सिर्फ एक ही बात है, और वो है लद्दाख के लोगों के लिए प्यार। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, हमने कल आपके सामने वो सबूत पेश किए थे। उन सबूतों में कोई ना कोई सच्चाई जरूर रही होगी, इसीलिए तो सोनम वांगचुक को आज गिरफ्तार कर लिया गया। और यकीन मानिए, सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करना एक बहुत बड़ी बात है, और सरकार ने और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो एक कदम उठाया है सोनम वांगचुक के खिलाफ, ये तभी उठाया होगा जब उनके हाथ सोनम वांगचुक के खिलाफ कुछ बड़े सबूत लगे होंगे। उनमें से कुछ सबूत हमने कल ही आपके सामने रख दिए थे। फिर भी आज सोनम वांगचुक से हमारे 3 सवाल हैं। पहला सवाल, सोनम वांगचुक ने अपने सभी बैंक अकाउंट्स की जानकारी क्यों नहीं दी? अपनी कंपनी, अपने ट्रस्ट और अपने पर्सनल बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स उन्होंने क्यों छिपा कर रखे? आखिर उन सारे बैंक अकाउंट्स में ऐसा क्या था कि सोनम वांगचुक ने उन्हें छुपा कर रखा? दूसरा सवाल, विदेशों से वो पैसा क्यों ले रहे थे और विदेशों से पैसा लेने में उन्होंने नियमों का उल्लंघन क्यों किया? विदेशों से पैसा बहुत सारे एनजीओज लेते हैं, जब उन्हें अप्रूवल मिल जाता है, नियमों का पालन करते हुए वो लेते हैं और सार्वजनिक भी करते हैं उन सारी डिटेल्स को। लेकिन सोनम वांगचुक ने विदेशों से जो पैसा लिया उसमें उन्होंने कई नियमों का उल्लंघन किया और कई बार उन्होंने इन जानकारियों को छिपाया। तीसरा सवाल, जो पैसा ट्रस्ट के बैंक अकाउंट्स में जमा हुआ, उस पैसे को उन्होंने अपनी निजी कंपनी में ट्रांसफर क्यों किया? इसके भी सबूत कल हमने आपको दिखाए थे कि उनके ट्रस्ट में पैसा आता है, उसके बाद वो उस पैसे को अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। ये गैर कानूनी है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर उनके परिवार का क्या कहना है, अब आपको ये दिखाते हैं ताकि आपको दोनों पक्ष दिखाई भी दें और आप दोनों पक्षों की बात समझ भी पाए। डीआईजी या को मैं रैंक ज्यादा ध्यान से देख नहीं पाया, क्योंकि तो बोल रहे थे वांगचुक का न्यूज को आपको पता है क्या हो रहा है। मैंने बोला हाँ, हम नेशनल न्यूज देखते रहते हैं, हमें सब पता है। इनफैक्ट सोनम भी ऑलमोस्ट प्रिपेयर था, ऐसा कुछ होने वाला है, तो हमें भी इतना ज्यादा परेशानी या कुछ ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने जो बताया था हमें उनका जवाब दे दिया और सीसीटीवी वगैरह चेक करने को दे दिए थे। सोनम को तो अंदाजा था कि ऐसा ही होगा, लेकिन हमें नहीं लगा कि वाकई ऐसा होगा, उनको अरेस्ट कर देंगे। पहले तो 2-3 आए घर पे, फिर उसके पीछे बहुत सारे आए, फिर पूरा छानबीन किया घर पे। तो हमको बाद में पता चला बहुत बाहर तो बहुत संख्या में बहुत ज्यादा वो थे, सीआरपी शायद आर्मी थे, पुलिस तो बहुत सारे थे ही, लेकिन बाहर तो पूरे 2-3 बस भरे हुए थे। सोनम वांगचुक पर कई गंभीर आरोप हैं, जिनमें पैसे के लेन देन से लेकर हिंसा भड़काने तक के आरोप शामिल हैं। पहले तो पैसे को लेन देन को लेकर मैंने आपको बताया कि कैसे वो अपने बैंक अकाउंट्स के बारे में जानकारियां छुपा रहे हैं, कैसे गैर कानूनी तरीके से विदेशों से पैसा ले रहे हैं जिसका हिसाब किताब वो नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि उन पर आरोप है कि उन्होंने लद्दाख में जो हिंसा हुई उसे भड़काने का काम किया है। और ये भी हमने कल आपको बताया था कि बहुत सारे हमारे विपक्ष के नेता ये सोच रहे थे कि कुछ दिन पहले जो नेपाल में हुआ था, कुछ वैसी ही हिंसा, कुछ वैसा ही विद्रोह लद्दाख में भी हो जाए। उनकी उम्मीद तो ये थी कि नेपाल पार्ट 2 लद्दाख में हो जाएगा। एक और बात को आप समझिए, लद्दाख में इस तरह का प्रोटेस्ट होना, इस तरह की हिंसा होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत गंभीर बात है। आप जानते हैं लद्दाख हमारी सीमा से लगा हुआ है। आप जानते हैं लद्दाख
चीन के कितना करीब है। आप ये भी जानते हैं कि लद्दाख कश्मीर से सटा हुआ है। लद्दाख एक बहुत ही संवेदनशील इलाका है और इस इलाके का शांत रहना हमारे लिए कितना जरूरी है। लेकिन ऐसे इलाके में जो इतना संवेदनशील है, जो हमारी सीमाओं से लगा हुआ है, उस इलाके में जानबूझकर असंतोष पैदा करना, वहां के युवाओं को भड़काना और फिर वहां इस प्रकार की हिंसा भड़काकर आगजनी करना अपने आप में एक बहुत गंभीर बात है। अब सबसे पहले आप सोनम वांगचुक पर जो मामला चल रहा है पैसे की गड़बड़ी को लेकर, वो देखिए। मैं आपको फिर से आज बताता हूं। सोनम वांगचुक ने अपने ट्रस्ट हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख में नियमों का उल्लंघन करके विदेशों से पैसा लिया। ट्रस्ट के पैसे को सोनम वांगचुक ने अपनी प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है शेशियो इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड, उसमें ट्रांसफर कर दिया। वांगचुक ने सभी बैंक अकाउंट्स के डिटेल्स सरकार को नहीं बताए। जो हमें रिपोर्ट्स मिली उनके मुताबिक वांगचुक की अलग अलग संस्था और कंपनियों के नाम पर 19 बैंक अकाउंट्स हैं, 19, जिनमें से 12 बैंक अकाउंट्स की जानकारी सरकार को उन्होंने नहीं दी। सिर्फ 7 बैंक अकाउंट्स को घोषित किया गया। इसके अलावा वांगचुक के 9 और पर्सनल अकाउंट्स भी हैं और उन्होंने केवल 1 अकाउंट की ही जानकारी इसमें सरकार को दी। बाकी के 8 बैंक अकाउंट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। सोनम वांगचुक के पर्सनल बैंक अकाउंट्स में विदेशों से 1 करोड़ 68 लाख रुपए आए, जबकि वांगचुक के पर्सनल बैंक अकाउंट से विदेशों में 3 करोड़ 23 लाख रुपए बाहर भेजे गए। वित्तीय गड़बड़ी के आरोप में ही 25 सितंबर को सोनम वांगचुक की एक संस्था का FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया था। विदेशों से पैसा लेने के लिए यह रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। इसका मतलब यह है कि अब सोनम वांगचुक की यह संस्था विदेश से कोई पैसा नहीं ले पाएगी। उस पर सरकार ने बैन लगा दिया है और ये सभी आरोप सोनम वांगचुक के पैसे के लेन देन के बारे में है। लेकिन सबसे बड़ा आरोप यह है कि सोनम वांगचुक ने लद्दाख जैसे एक बेहद शांत और संवेदनशील स्थान को सुलगाने का काम किया। उन्होंने नेपाल में हुए विद्रोह और आसपास जो जैसे बांग्लादेश का विद्रोह हुआ था, ऐसे आंदोलनों का बार बार जिक्र करके युवाओं को भ्रमित किया है। अरब स्प्रिंग के दौरान जो हुआ था वो बार बार वो अपने भाषणों में इस्तेमाल करते थे और आरोप है कि सोनम वांगचुक ने युवाओं को भड़काया और इसी वजह से 24 सितंबर को लद्दाख में हिंसा हुई। फर्स्ट डे जिस दिन इंजर्ड जो लोग जब शिफ्ट किए गए उसमें 2 नेपाली जो हैं बुलेट इंजरीज है, 2 की शायद 3 जो है वो नेपाली नेशनल यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट थे। उसके बाद में हमने कुछ और लोग जो किए उसमें से उनकी वेरिफिकेशन के बाद शायद 3-4 और ऐसे तत्व निकले हैं। 3 तो कंफर्म्ड हैं जो कि नेपाल नेशनल थे और जो हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं। जिस किस्म से इंस्टिगेशन वाली उन्होंने बातें की हैं, अरब स्प्रिंग की बात की है या नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका की जो इंस्टिगेट करने के लिए उनका एक अपना एजेंडा है। जहाँ तक आपकी फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं उसके ऊपर ऑलरेडी प्रोसेस चल रही है। FCRA की वायलेशन का कितना वहाँ पे है। हमने पिछले दिनों जब चलो इस प्लेटफॉर्म में बता देता हूँ, हमने एक पाकिस्तान PIO भी पकड़ा था जो इनके साथ उनकी रिपोर्टिंग करके अक्रॉस भेज रहा था। उसके भी एक हमारे पास रिकॉर्ड है। हमारे पास इनकी जो विजिट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में डॉन की इवेंट इन्होंने वहाँ पे जाके किया, उसके बाद बांग्लादेश में, तो ये सारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इनके ऊपर। और इसके बीच में डिफरेंट एजेंसीज जो हैं जिनका ये काम है वो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और उसमें एक्शन लेंगी। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। सबसे पहले आप दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये सोशल मीडिया पोस्ट देखिए। उन्होंने तानाशाही और अहंकार करने वालों के अंत की बात इसमें की है और सोनम वांगचुक के पक्ष में आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन भी कर रही है। और देखिए, अरविंद केजरीवाल लिखते हैं कि आज हमारे देश में तानाशाही चरम पर है और तानाशाही और अहंकार करने वालों का अंत बहुत बुरा होता है। ऐसी नसीहतें अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, अरविंद केजरीवाल जो खुद आज जमानत पर हैं, उन पर खुद विदेशों से पैसा लेने के आरोप लगे हैं, ईमानदारी का सर्टिफिकेट वो बांट रहे हैं। वैसे सोनम वांगचुक और अरविंद केजरीवाल दोनों में एक समानता है और वो ये कि दोनों पर ही FCRA उल्लंघन का आरोप है। इसके अलावा कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने भी
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को गलत बताया है और आरोप लगाया है कि बीजेपी ने लद्दाख से 6ठी अनुसूची का वादा तोड़ा है। विपक्ष के दूसरे नेता भी अब इस गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। पहले आप उनकी बातें सुन लीजिए और फिर हम आपको ये बताएंगे कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। गिरफ्तार किया गया, चलिए अफसोस की बात है, लेकिन जिस तरह मरकज की हुकूमत कल से उनके पीछे पड़ी हुई थी, शायद ये लग ही रहा था कि इस तरह का वो करेंगे। लेकिन उन लोगों के साथ कुछ वादे हुए जिस तरह हमारे साथ हुए। अब समझ में नहीं आता मरकज की हुकूमत की क्या मजबूरी है कि वादे करने के बाद वो उन वादों से मुकर जाते हैं। बड़ी बात यह है, अभी आप देखिएगा आने वाले 1-2 दिनों में भारत के विपक्षी नेता इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाने वाले हैं, क्योंकि सोनम वांगचुक से उन्हें बड़ी उम्मीदें थी। भारत के विपक्षी नेता नेपाल का विद्रोह देखने के बाद अब लगातार ये सपना देख रहे हैं कि एक दिन भारत में भी वैसा ही विद्रोह पैदा हो जाए। वो लगातार ये बात कहते हैं कि भारत का जो जेन जी है, भारत के जो युवा हैं, ये लोकतंत्र को बचाने के लिए आएंगे, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी को बचाने के लिए आएंगे और भारत का संविधान खतरे में है और भारत का जेन जी उसे बचाने के लिए नेपाल जैसा विद्रोह करेगा। ऐसी उम्मीद लगाकर ये लोग बैठे हैं और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले इस टेम्पलेट की शुरुआत की है लद्दाख से, और लद्दाख में कुछ वैसा ही करने की कोशिश हुई जैसा नेपाल में हुआ था। और अब आप देखिएगा, आज से ही ये मुहिम शुरू हो गई है कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है और भारत का संविधान भी खतरे में आ गया है। विदेशी जो ताकतें होती हैं उन्हें भी सोनम वांगचुक और इस प्रकार के नेताओं का इंतजार रहता है। उनकी उम्मीदें ऐसे नेताओं पर लगी रहती हैं जो भारत के अंदर बैठकर ही भारत के अंदर इस प्रकार का असंतोष पैदा कर सकें, ताकि भारत अंदर ही अंदर अस्थिर होता रहे। आई लव मोहम्मद का जो पोस्टर है उसका विवाद अब बरेली पहुंच गया है। बरेली में 3 से 4 जगहों पर शुक्रवार को हुई जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पहले सड़कों पर प्रदर्शन किया और फिर नौबत यहां तक आ गई कि फिर उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी की। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर फायरिंग भी कर दी, जिसके बाद हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इन लोगों पर आंसू गैस छोड़े। सबसे पहले आप देखिए कि बरेली में यह हिंसा कैसे हुई और इस मामले में पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार का क्या कहना है। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। इसमें अभी तक कुल 10 एफआईआर पंजीकृत की गई है और उस सारी एफआईआर में साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कुल जो है 39 व्यक्ति हैं जो चिन्हित किए गए हैं और इसमें जो मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर मौलाना तौकीर रजा का नाम सामने आया है, उनको भी गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। मैसेज करके लोगों को भड़काया गया है और लोग वहाँ पे जो मौके पे पहुंचे हैं उनके पास वेपन,
पहले से ही भारी मात्रा में चीजें बरामद हुई, पथराव किया गया। इन सारे तथ्यों को देखते हुए पूरी तरह से लग रहा है कि ये पूर्व नियोजित है और पहले से तैयारी करके चीजें की गई थी। इसमें फायरिंग भी की गई थी, पुलिसकर्मियों के ऊपर पथराव भी हुआ था। कुल 22 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अब आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। इसमें देखिए कि किस तरह से बरेली में विरोध प्रदर्शन के नाम पर पुलिस पर पथराव किया गया। इसमें आपको बहुत सारे सबूत खुद ही मिल जाएंगे। मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, उनकी ये पूरी भीड़ हाथों में ईंट और पत्थर लेकर पुलिस पर लगातार हमले करती रही और इस हिंसा को भड़काने का आरोप बरेली के ही एक मुस्लिम नेता मौलाना तौकीर रजा पर लग रहा है। अब जरा सोचिए, ये आपको प्रदर्शन दिखाई देता है या फिर बरेली को जलाने की कोई साजिश है? आखिर वो लोग कौन हैं जो आई लव मोहम्मद के विवाद के जरिए देश भर में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? आप इन लोगों के हाथ में एक पोस्टर देख पा रहे होंगे जिसमें आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है। आखिर आप भी सोचते होंगे कि यह विवाद क्या है। तो अब आपको दिखाते हैं कि आई लव मोहम्मद का पूरा विवाद क्या है। आप जरा समझिए। यह विवाद उत्तर प्रदेश के ही कानपुर शहर में 4 सितंबर को शुरू हुआ था, जब एक जुलूस के दौरान प्रशासन की इजाजत के बिना आई लव मोहम्मद का बैनर और टेंट लगा दिया गया। ये टेंट और बैनर तय जगह पर नहीं लगाए गए थे और इसलिए यह नियमों का उल्लंघन था। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ 9 सितंबर को एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद कई मुस्लिम नेताओं ने यह झूठा दावा किया कि यह एफआईआर आई लव मोहम्मद बैनर लगाने की वजह से की गई है और इस तरह से यह विवाद जानबूझकर शुरू किया गया और फिर देश के अलग अलग शहरों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स के साथ विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया। देश में रहने वाले जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्हें भड़काया गया और उन्हें यह बताया गया कि इस देश में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाना गैर कानूनी हो गया है, यह पोस्टर नहीं लगाया जा सकता, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं भड़क गई, जबकि यह बात बिल्कुल सही नहीं थी। उस टेंट को लगाने के लिए एक खास स्थान पर इजाजत दी गई थी। अगर आप उस स्थान की बजाय कहीं और लगा देंगे तो फिर कानून का उल्लंघन तो माना ही जाएगा। और 15 सितंबर को AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने इसे धार्मिक आजादी से जोड़ते हुए लिखा कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाना जुर्म नहीं है और अगर है तो इसकी हर सजा हमें मंजूर है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में जैसे उन्नाव और लखनऊ में इस विवाद को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गए। उत्तर प्रदेश के अलावा अब ये विवाद महाराष्ट्र, उत्तराखंड और तेलंगाना में भी फैल चुका है और वहां पर भी रैलियां और जुलूस निकाले गए। वहां भी कई स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई। ये विवाद कानपुर में सिर्फ एक पोस्टर लगाने से शुरू हुआ था, लेकिन ऐसा लगता है कि राजनीति के लिए जानबूझकर इस विवाद को बड़ा बनाया गया और फिर इसे पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया गया। आज सवाल वही है कि धर्म की अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर क्या कानून को तोड़ना सही है? क्या धर्म की आजादी के लिए कानून का कोई मतलब नहीं रह जाएगा? क्या इस देश में संविधान अब खतरे में नहीं है? क्या इस देश का कानून अब खतरे में नहीं है? आज आपसे भी मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आई लव मोहम्मद पोस्टर को धार्मिक आजादी से जोड़कर हिंसक प्रदर्शन करना सही है? ये सब कुछ जो हो रहा है, क्या ये एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी है? क्या पुलिस पर फायरिंग करना सही है? अब सोचिए, आई लव मोहम्मद विवाद में छोटे छोटे बच्चों से पत्थरबाजी करवाई जा रही है और मुस्लिम समुदाय के लोगों को भड़काया जा रहा है और इस सब को लेकर लोग अक्सर ये कहते हैं कि देखिए, धर्म खतरे में आ गया, लोकतंत्र खतरे में आ गया, संविधान खतरे में आ गया। अब आपको
अपने देश से बाहर लेकर चलते हैं और आपको बताते हैं आज की सबसे बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है। और यह खबर आई है अमेरिका से। तो आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर यह है आपके लिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को 30 मिनट तक पहले इंतजार करना पड़ा। कल यानी 25 सितंबर को जब शहबाज शरीफ और असीम मुनीर व्हाइट हाउस पहुंचे, उस समय राष्ट्रपति ट्रंप कुछ महत्वपूर्ण आदेशों पर दस्तखत कर रहे थे, यानी समझ लीजिए कि उस समय बिजी थे। इसलिए ट्रंप ने उन्हें इंतजार करवाया। शहबाज शरीफ और असीम मुनीर जब व्हाइट हाउस में बैठकर इंतजार कर रहे थे, तब वहां मौजूद पत्रकारों ने उनकी कुछ तस्वीरें ले ली, जिसमें शहबाज शरीफ बड़े चिंता में दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद पहली बार राष्ट्रपति ट्रंप के साथ शहबाज शरीफ और असीम मुनीर दोनों की एक साथ मुलाकात हुई। आप सोचिए, दो राष्ट्र प्रमुखों की कूटनीतिक बैठक में एक आर्मी चीफ का क्या काम है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकत अब आर्मी चीफ असीम मुनीर के पास है। वो अपने प्रधानमंत्री से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं और अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपनी हर मीटिंग में मुनीर को साथ लेकर जाना पड़ता है। देखिए कैसे आराम से मुनीर बैठे हैं सोफे पर और बातचीत सुन रहे हैं। और शायद डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को समझ चुके हैं और इसीलिए उन्होंने भी शहबाज शरीफ से ज्यादा असीम मुनीर से बातचीत की और वो भी शायद असीम मुनीर में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे होंगे। पिछले कुछ दिनों में असीम मुनीर का अमेरिका में आना जाना काफी बढ़ गया है। शहबाज शरीफ के साथ ट्रंप की पहली मुलाकात 25 सितंबर को हुई, लेकिन असीम मुनीर इससे पहले 2 बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं और जून में ही ट्रंप ने असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच पर आमंत्रित किया था। आप ये भी देख सकते हैं कि ट्रंप के सामने असीम मुनीर शहबाज शरीफ के मुकाबले अब लीड ले चुके हैं, क्योंकि असीम मुनीर ने ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया था। अभी तक राष्ट्रपति ट्रंप या फिर व्हाइट हाउस ने इस मुलाकात की तस्वीरें जारी नहीं की। आमतौर पर ट्रंप जब भी किसी राष्ट्र प्रमुख या बड़े नेता से मिलते हैं तो उसकी आधिकारिक तस्वीरें जारी जरूर की जाती हैं। और इस मीटिंग का जो वीडियो आप देख रहे हैं उसे पाकिस्तान ने बगैर किसी ऑडियो के रिलीज किया है, यानी शहबाज शरीफ, असीम मुनीर और ट्रंप के बीच क्या बातचीत हुई वो आपको इस वीडियो में नजर नहीं आएगा, लेकिन तस्वीरें अपने आप आपको बता देंगी। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखाता हूं कि जब असीम मुनीर और शहबाज शरीफ पहुंचे व्हाइट हाउस में तब क्या हुआ। सामने बैठे हैं जेडी वांस, जो कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपराष्ट्रपति हैं, और ये बातचीत इस समय आपकी स्क्रीन पर है। जेडी वांस के अलावा अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी इस बैठक में मौजूद थे और इस मीटिंग से प्रेस को दूर रखा गया। अब आप देखिए, अगर आप ध्यान से इस तस्वीर को देखेंगे, अमेरिका की तरफ से उनके उपराष्ट्रपति हैं और वहां के विदेश मंत्री हैं। पाकिस्तान की तरफ से कौन है? पाकिस्तान की तरफ से हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के आर्मी चीफ। अब आप ट्रंप का वो बयान सुनिए जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि उन्हें मीटिंग के लिए देर हो गई है, लेकिन शहबाज शरीफ और असीम मुनीर कहां इंतजार कर रहे हैं उन्हें अभी तक पता नहीं है। इसलिए जिस समय ये दोनों इंतजार कर रहे थे राष्ट्रपति ट्रंप का, राष्ट्रपति ट्रंप अंदर कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया। अब आप सुनिए। In fact, we have a great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming and the Field Marshal, Pakistan. Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. And they're coming, and they may be in this room right now. I don't know, because we're late. And I said maybe they'd like to join the. They actually may be somewhere in the beautiful Oval Office. Yeah, please, behind you. तो वो असीम मुनीर की तारीफ कर रहे हैं, यहाँ आपने देखा, और वो ये भी कह रहे हैं कि व्हाइट हाउस में वो ओवल ऑफिस में कहीं बैठे होंगे। मुझे अभी पता नहीं है कि वो कहाँ बैठे हैं, लेकिन वो कभी भी इस कमरे में आ सकते हैं। अभी फिलहाल वो कहीं बैठकर इंतजार कर रहे हैं। ट्रंप उस देश की तारीफ कर रहे हैं, उस देश के फील्ड मार्शल की तारीफ कर रहे हैं जिसे कुछ समय पहले तक वो खुद आतंकवादियों का ठिकाना कहते थे।
उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान पर भरोसा करने के बदले अमेरिका को हमेशा झूठ और धोखा मिला है। ये ट्रंप के ही शब्द हैं। अब इस मुलाकात का मतलब समझिए कि ट्रंप को अचानक पाकिस्तान में इतनी दिलचस्पी क्यों है, ट्रंप अचानक पाकिस्तान की इतनी तारीफ क्यों करने लगे हैं और असीम मुनीर की इतनी तारीफ क्यों करने लगे हैं। पाकिस्तान में एक कहावत है कि वहां सरकार चलाने के लिए अल्लाह, आर्मी और अमेरिका तीनों का साथ चाहिए, और पाकिस्तान को अब अल्लाह भी मिल गया और अमेरिका भी मिल गया। यानी आज पाकिस्तान के पास अल्लाह भी है और अमेरिका भी है। बड़ा सवाल है कि असीम मुनीर पर ट्रंप इतने मेहरबान क्यों हैं। तो अब इस नए बदलाव को देखिए। वर्ष 2019 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान भी ऐसे ही व्हाइट हाउस गए थे राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करने के लिए। तब उनके साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ नहीं गए थे, तब इमरान खान अकेले गए थे, क्योंकि इमरान खान अपनी सरकार में पूरे कंट्रोल में थे। उन्हें अपने आर्मी चीफ को ले जाने की जरूरत नहीं थी। तब पूरी ताकत, पूरी सत्ता, सारी शक्तियां उनके पास थीं और वो एक मजबूत सरकार चला रहे थे। लेकिन 6 साल के बाद पहली बार पाकिस्तान के किसी प्रधानमंत्री की अमेरिका के राष्ट्रपति से व्हाइट हाउस में मीटिंग हुई, लेकिन इस मीटिंग में उनके साथ आर्मी चीफ भी थे। और आजकल शहबाज शरीफ जब भी किसी देश के नेता से मिलने के लिए जाते हैं तो उनके साथ उनके आर्मी चीफ जरूर होते हैं। 17 सितंबर को जब शहबाज शरीफ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के साथ रक्षा समझौते पर दस्तखत कर रहे थे, तब भी जनरल असीम मुनीर उनके साथ थे। 2 सितंबर को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से शहबाज शरीफ की जब मुलाकात हुई, वहां भी असीम मुनीर उनके साथ खड़े आपको दिखाई देंगे। चीन में एससीओ समिट के साइडलाइंस पर जब शहबाज शरीफ रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले, तब भी उनके साथ असीम मुनीर मौजूद थे। पर इन तस्वीरों में यह पता नहीं चल रहा कि शहबाज शरीफ असीम मुनीर को अपने साथ लेकर जा रहे हैं या फिर आजकल असीम मुनीर शहबाज शरीफ को अपने साथ लेकर जाते हैं। अब दुनिया भर में इस बात की चर्चा हो रही है कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच असल में चल क्या रहा है। तो पाकिस्तान अब अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स देने की पेशकश कर रहा है। इसी महीने पाकिस्तान सरकार और एक अमेरिका की कंपनी के बीच करीब 4,250 करोड़ रुपए की डील हुई है। तो अमेरिका की पूरी दिलचस्पी है कि उसकी कंपनियां पाकिस्तान में प्रवेश करें और ये रेयर अर्थ मिनरल्स पर उसका कब्जा हो जाए। हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने तालिबान को अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस वापस अमेरिका को सौंपने की धमकी दी है। ये एयरबेस बहुत महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए, जहां से चीन और मध्य एशिया की निगरानी अमेरिका कर सकता है और पाकिस्तान इस पर कब्जा करने में अमेरिका की मदद कर सकता है। इसलिए भी पाकिस्तान अचानक महत्वपूर्ण हो गया है। पाकिस्तान दुनिया का अकेला देश है जिसके एक नहीं बल्कि 2 बॉस हैं, पहला चीन और दूसरा अमेरिका। आपको आसान भाषा में आज समझाते हैं। हमारे जो युवा दर्शक हैं उनकी भाषा में आज हम आपको बताते हैं कि इस समय पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के बीच में क्या चल रहा है। क्योंकि आप लोग सोचते होंगे कि पाकिस्तान तो असल में चीन का करीबी है, तो फिर अचानक वो अमेरिका की गोद में जाकर कैसे बैठ गया। आजकल युवाओं के बीच एक शब्द बड़े चलन में है जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं टू टाइमिंग। टू टाइमिंग का मतलब है एक ही समय पर 2 अलग अलग लोगों के साथ संबंध रखना। एक तरफ पाकिस्तान का पुराना करीबी चीन है जो उसे हथियार भी देता है, पैसा भी देता है और तोहफे भी देता है, हर मुसीबत में उसका साथ देता है। लेकिन अब पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी अपने संबंध बढ़ा रहा है और ये नया दोस्त उससे व्हाइट हाउस में मुलाकात कर रहा है, उसे शानदार लंच करवा रहा है और शानदार भविष्य के सपने भी दिखा रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान का एक इश्क है चीन और अब दूसरा इश्क है पाकिस्तान का अमेरिका। चीन उसका पुराना दोस्त रहा है, चीन से पुराने संबंध रहे हैं। लगता है कि चीन के साथ रिश्तों में अब वो आकर्षण नहीं रहा, इसलिए पाकिस्तान को आजकल अमेरिका बहुत ग्लैमरस लगता होगा। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच जो चल रहा है उसमें एक नए नए रिश्ते की चमचमाहट है और अमेरिका पाकिस्तान को कुछ नए सपने दिखा रहा है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि राजनीति की दुनिया में, डिप्लोमेसी की दुनिया में पाकिस्तान इस समय टू टाइमिंग कर रहा है। पर दुनिया का
एक सच्चा नियम है, जो लोग टू टाइमिंग करते हैं उनका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है और आखिर में वो पकड़े जाते हैं और फिर झगड़ा होता है। पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो जल्द ही इन दो महाशक्तियों की जंग का अखाड़ा बनने वाला है। ये टू टाइमिंग ज्यादा दिन तक चलेगी नहीं। इसमें दोनों बड़ी ताकतें उसकी जमीन और उसके संसाधनों को लूट लेंगी और अंत में पाकिस्तान को ये दोनों ही अकेला छोड़ देंगे। उस समय तक शायद शहबाज शरीफ और असीम मुनीर तो नहीं रहेंगे, ये तो तब तक जा चुके होंगे, लेकिन इस बेवफाई का नतीजा, इस टू टाइमिंग का नतीजा पाकिस्तान की जनता भुगतेगी। इसलिए आज हम पाकिस्तान की जनता को आगाह जरूर करना चाहेंगे कि असल में पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के आर्मी चीफ चीन से भी बेवफाई कर रहे हैं और अमेरिका से भी बेवफाई कर रहे हैं और उन्हें यह गलतफहमी है कि इन दो महाशक्तियों को कुछ पता नहीं। ये दोनों महाशक्तियां पाकिस्तान के साथ खेल रही हैं। पाकिस्तान इन दोनों के साथ टू टाइमिंग कर रहा है और इस टू टाइमिंग का नतीजा सिर्फ पाकिस्तान की जनता को भुगतना पड़ेगा। असीम मुनीर के बाद आज शहबाज शरीफ ने भी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की सिफारिश कर दी और यही तो ट्रंप सुनना चाहते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि शहबाज शरीफ ने यह सिफारिश करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के मंच का इस्तेमाल किया। दुनिया का सबसे बड़ा मंच, वहां पर शहबाज शरीफ आते हैं और क्या कहते हैं, ट्रंप की तारीफें करते हैं और कहते हैं कि शांति स्थापित करने के लिए ट्रंप की कोशिशों को देखकर पाकिस्तान ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है और दुनिया भर में शांति स्थापित करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना ही चाहिए। President Trump's efforts for peace helped avert a more threatening war in South Asia. Had he not intervened timely and decisively, the consequences of a full-fledged war would have been catastrophic. Who would have lived to tell what happened? And therefore, in recognition of President Trump's wonderful and outstanding contribution to promote peace in our part of the world, Pakistan nominated him for Nobel Peace Prize. And I think this is the least we could do for his love for peace. And I think truly he's a man of peace. Excellencies, we have won the war. And now we seek to win peace in our part of the world. And this is my most sincere and serious offer before this august assembly of the world nations. Pakistan stands ready for a composite, comprehensive, and result-oriented dialogue with India on all outstanding issues. South Asia requires, ladies and gentlemen, proactive rather than provocative leadership. Mr. President, this assembly witnessed absurd theatrics in the morning from the Prime Minister of Pakistan, who once again glorified terrorism that is so central to their foreign policy. However, no degree of drama and no level of lies can conceal the facts. Mr. President, a country long steeped in the tradition of deploying and exporting terrorism has no shame in advancing the most ludicrous narratives to that end. Let us recall that it sheltered Osama bin Laden for a decade, even while pretending to partner in the war against terrorism. If destroyed runways and burnt-out hangars look like victory, as the Prime Minister claimed, Pakistan is welcome to enjoy it. आज हम बस इतना कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का ये जो मंच है, इसका दुरुपयोग हुआ है और पाकिस्तान, जो कि आतंकवाद का सबसे बड़ा घर है, पाकिस्तान वो देश जिसने आतंकवादियों को पाल पोस कर बड़ा किया और वो देश जो आतंकवाद का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, वो देश जिसके आतंकवादियों ने अमेरिका को भी लहूलुहान किया है। पश्चिमी देशों के कई देशों को लहूलुहान वहां के आतंकवादी कर चुके हैं। वो देश जहां दुनिया के बड़े बड़े खतरनाक आतंकवादी आकर पनाह लेते हैं, वहां पर छुपते हैं। उसामा बिन लादेन, आपको याद होगा, उसने छुपने के लिए किस देश को चुना? उसामा बिन लादेन ने छुपने के लिए पाकिस्तान को चुना, क्योंकि वो जानता था कि वो सबसे ज्यादा सुरक्षित पाकिस्तान में रहेगा। और आज उस देश का प्रधानमंत्री
संयुक्त राष्ट्र के मंच पर खड़े होकर यह कह रहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिलना चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शांति की बात कर रहे हैं। इससे बड़ा मजाक पूरी दुनिया के सामने और क्या हो सकता है। आज आप ये देख पाएंगे कि संयुक्त राष्ट्र का जो मंच है उसकी गंभीरता कितनी कम हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के मंच का कैसे दुरुपयोग हो रहा है और ऐसा लगता है कि अब इसे कोई गंभीरता से लेता भी नहीं। इस मंच का प्रयोग सिर्फ इसलिए हुआ ताकि ट्रंप को खुश किया जा सके, और इस समय ट्रंप एक ही बात सुनना चाहते हैं बस, और कुछ नहीं सुनना चाहते, और वो ये कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज कब मिलेगा, उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार कब दिया जाएगा। और दुनिया को उन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया है, एक वो जो उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार देने की पैरवी कर रहे हैं और एक वो जो नहीं कर रहे हैं। और शायद इसीलिए आजकल उन्हें भारत अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भारत ने कभी इस बात को स्वीकार ही नहीं किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति कराने में डोनाल्ड ट्रंप का कोई हाथ है। और यही बात उन्हें चुभ रही है, और यही बात जब पाकिस्तान से आती है तो उन्हें खुश कर रही है। ट्रंप लगातार कई महीनों से खुद ये कोशिश कर रहे हैं, हर रोज वो प्रेस से बात करते हुए टीवी पर आकर ये बात लगातार कहते हैं कि मैंने इतने सारे युद्ध रुकवा दिए, इसलिए मुझे ये शांति पुरस्कार चाहिए। लेकिन वो खुद तो ये बात कहते ही हैं, दूसरे देशों से भी वो ये कह रहे हैं कि मुझे नॉमिनेट करो। हालांकि क्या इससे कुछ फायदा होगा? नोबेल शांति पुरस्कार देने वाली जो कमेटी है वो इस तरह की लॉबिंग को पसंद नहीं करती, उसे इस तरह का प्रचार पसंद नहीं है। और नोबेल कमेटी के जानकारों की यह राय है कि ट्रंप ने दुनिया भर में विवाद घटाने से ज्यादा अब विवाद बढ़ा दिए हैं। और हो सकता है कि नोबेल पीस प्राइज की जो कमेटी होती है, जो तय करती है कि ये पुरस्कार किसे दिया जाए, वो कमेटी इस तरह की चीजों को नापसंद करे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को ये शांति पुरस्कार शायद नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने पुरस्कार लेने से पहले ही इतना ज्यादा शोर मचा दिया, इतना ज्यादा प्रचार कर दिया। पुरस्कार उनको दिया जाता है जो चुपचाप निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। लेकिन ट्रंप ने तो पहले दिन से ही कह दिया कि वो शांति इसलिए स्थापित कर रहे हैं शायद क्योंकि उन्हें ये नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए। और अब बात करते हैं उस शानदार योद्धा के पराक्रम की जिससे पाकिस्तान को हमेशा से डर लगता था। आज हम MiG-21 फाइटर जेट की ऐतिहासिक विदाई का आपके लिए एक विश्लेषण करेंगे। 62 साल भारत की सेवा करने के बाद आज MiG-21 फाइटर जेट रिटायर हो गया। हर युद्ध में भारत का शौर्य बढ़ाने वाले इस योद्धा को आज चंडीगढ़ के एयरबेस पर आखिरी विदाई दी गई। भारतीय वायुसेना में MiG-21 को सबसे पहले इसी एयरबेस पर तैनात किया गया था और आज यहीं से इसने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच आखिरी बार उड़ान भरी। पूरी दुनिया ने MiG-21 को एक फाइटर जेट कहा, लेकिन भारत ने उसे सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि अपने आकाश का प्रहरी माना, उसे अपना सैनिक माना। और आज आपको MiG-21 खुद अपनी कहानी सुनाएगा। आज कैसे MiG-21 की विदाई हुई है, ये तस्वीरें तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले आज की वो तस्वीरें देखिए जिसमें MiG-21 फाइटर जेट को वाटर गन सैल्यूट के साथ आज पूरे सम्मान के साथ रिटायर कर दिया गया, पूरे सम्मान के साथ विदाई दी गई। मेरे मन में इस समय गौरव की भावना भी है, तो वहीं एक तरफ कृतज्ञता की भावना भी है। हम एक ऐसे अध्याय को विदा करने जा रहे हैं जो न केवल इंडियन एयर फोर्स के इतिहास में बल्कि हमारी पूरी मिलिट्री एविएशन की जर्नी में गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा। इतने लंबे समय तक MiG-21 अनेक वीरतापूर्ण कृत्यों का साक्षी रहा है। खुशी है कि यहाँ पे वापस आया और उस एयरक्राफ्ट को देखा जिसके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ और ग्रो किया हूँ। MiG-21 केवल एक एयरक्राफ्ट या मशीन भर ही नहीं है, बल्कि यह भारत और रशिया के बीच गहरे संबंधों का एक प्रमाण भी है। साथियों, एक तरफ तो मिलिट्री एविएशन का खुद का जो इतिहास है वह अपने आप में इनक्रेडिबल है ही, दूसरी तरफ MiG-21 ने मिलिट्री एविएशन की जर्नी में कई और प्राउड मोमेंट्स यानी गौरव के क्षण जोड़े हैं।
दुनिया के मिलिट्री एविएशन के इतिहास में ऐसा कोई फाइटर जेट नहीं हुआ जो इतनी बड़ी संख्या में निर्मित हुआ हो। MiG-21 भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था जो आवाज की रफ्तार से दुगनी तेजी से उड़ान भर सकता था। भारतीय वायुसेना में कुल 874 MiG-21 विमान शामिल हुए और वायुसेना के पास किसी भी दूसरे मॉडल का कोई और विमान इतनी बड़ी संख्या में कभी नहीं था। 1990 के दशक में वायुसेना के हर 10 में से 6 विमान MiG-21 थे। तब सोवियत संघ से लाइसेंस लेकर 650 से ज्यादा MiG-21 फाइटर जेट्स को भारत में बनाया गया। उनका निर्माण यहीं पर किया गया और इसने 3 बड़े युद्धों में भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान का सीधा मुकाबला किया और 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में इस विमान ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। आज के बाद MiG-21 भले ही उड़ान न भरे, लेकिन इसकी बहादुरी के किस्से हमेशा भारत के आसमान में गूंजते रहेंगे। और अब हम आपको MiG-21 की आत्मकथा सुनाते हैं। आज MiG-21 खुद आपसे कुछ कहना चाहता है। हमारे देश में कई बार हमें मशीनों से भी प्यार हो जाता है, मशीनों को भी हम अपने घर का सदस्य मानने लगते हैं और MiG-21 हमारे लिए कोई मशीन नहीं है, हमारे घर का एक सदस्य है। MiG-21 हमारे देश का एक बहादुर सैनिक है जिसने भारत माता की हमेशा सेवा भी की है और रक्षा भी की है। अगर आज MiG-21 आपसे कुछ कहना चाहे तो क्या कहेगा? अब आप सुनिए MiG-21 की कहानी, उसकी अपनी जुबानी। मैं हूं MiG-21 और आज आपसे अपनी आखिरी कहानी कहने के लिए आया हूं। मैं वही हूं जिसे कभी फ्लाइंग कॉफिन कहा गया, लेकिन असल में मैं भारतीय वायुसेना का सबसे भरोसेमंद सिपाही था। वर्ष 1963 में जब मैं रशिया से उड़ता हुआ भारत आया, तब हिंदुस्तान के आसमान में मेरा नाम ही ताकत की पहचान था। मैं नया था, तेज था और दुश्मन को धूल चटाने के लिए बिल्कुल तैयार था। आपको 1971 की जंग याद है, जब पाकिस्तान के लेटेस्ट F-104 स्टार फाइटर्स के साथ मेरा मुकाबला हुआ और वो मेरे सामने टिक नहीं पाए। उस वक्त मैंने हिंदुस्तान की इज्जत की रक्षा की और मैं आसमान का असली बाज था। मेरा कॉकपिट छोटा था, सीट तंग थी, पर मेरे पंखों में वो ताकत थी जिससे मैं हवा को चीर देता था। मैंने हजारों भारतीय पायलटों को उड़ान भरना सिखाया और उनमें से बहुतों का सपना था मुझे उड़ाना, मेरे कॉकपिट में बैठना। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि मेरी कहानी में दर्द भी है। मेरे साथ कई वीर पायलट आसमान में शहीद हुए। हर हादसा मेरे दिल पर एक घाव छोड़कर जाता था। मुझे फ्लाइंग कॉफिन कहा गया और ये शब्द मुझे हमेशा चुभते रहे। मैं जानता था मेरी गलती नहीं थी, तकनीक पुरानी हो रही थी, मैं बूढ़ा हो रहा था, लेकिन मैं तब तक लड़ता रहा जब तक मेरे पंखों में जान थी। 6 दशकों से ज्यादा मैंने भारत की सेवा की। हर सूर्योदय के साथ मैं आसमान में चढ़ा और हर बार यह वादा किया, भारत माँ, मैं तुझे हमेशा सुरक्षित रखूंगा। आज जब मैं रिटायर हो रहा हूं, मेरे पंख भारी हैं। मैं जानता हूं अब नए विमान आ चुके हैं, रफाल, तेजस, सुखोई। ये सब मुझसे बेहतर हैं, मुझसे नए हैं, मुझसे जवान। लेकिन याद रखिएगा, इन नए पंछियों की उड़ान की नींव भी मैंने ही रखी थी। मैं पहला सुपरसोनिक जेट था जिसने हिंदुस्तान को आसमान का शेर बनाया।
आज मैं कह सकता हूं मैं MiG-21 और मैं गर्व से कहता हूं कि मैंने अपने देश की सेवा पूरी ईमानदारी से की। अगर आज हिंदुस्तान का आसमान सुरक्षित है तो उसमें मेरा भी एक हिस्सा है। अब मैं रुक रहा हूं, लेकिन मेरी गूंज, मेरी गड़गड़ाहट हमेशा गूंजती रहेगी। जय हिंद। आज वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने MiG-21 फाइटर जेट की फॉर्म 700 लॉगबुक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी। फॉर्म 700 लॉगबुक में किसी भी फाइटर जेट के मेंटेनेंस का पूरा रिकॉर्ड होता है और इसे हैंडओवर करने का मतलब है कि ये एयरक्राफ्ट अब रिटायर हो चुका है। अब आपके मन में सवाल होगा कि रिटायर होने के बाद इतने सारे MiG-21 फाइटर जेट्स का क्या किया जाएगा। वायुसेना के पास MiG-21 की आखिरी 2 स्क्वाड्रन बची थी और एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 विमान होते हैं। अब इन्हें आर्मी के म्यूजियम्स में, वॉर मेमोरियल्स में या फिर कभी कभार होने वाली सेरेमोनियल फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कभी कभार ये आपको दिखाई देंगे। लेकिन जब भी आपको कोई विंटेज फाइटर जेट देखने का मन करे, जब भी आपको देश का एक सच्चा सिपाही देखने का मन करे, जब भी आपको लगे कि एक ऐसा सिपाही जिसने 6 दशकों तक इस देश की सेवा की, इस देश की रक्षा की, तो आप इस विमान को देख सकते हैं और ये आपके परिवार का सदस्य था, है और हमेशा रहेगा। इसलिए आज अगर आप चाहें तो MiG-21 को सच्चे दिल से अपने परिवार की ओर से एक थैंक यू कह सकते हैं, धन्यवाद कह सकते हैं और आज MiG-21 को आप कह सकते हैं कि हम आपको हमेशा याद रखेंगे। तो आज डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल यानी सोमवार रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।